स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? क्यों नहीं मिल रही आंसर शीट्स? आंसर शीट्स इधर। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? आपके सामने बड़ा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा टेस्ट की रिक्वेस्ट हुई थी सैटरडे। जरा क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये व्हाट्सएप भी करने को बाद में करना भी है फिलहाल। ऑनलाइन स्टूडेंट मेरा आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग फिर पढ़ें और फिलहाल अपने रजिस्टर पे सॉल्व करें, फिर बाद में पेजेस अपने व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक, ताकि चेक हो सके। रहने इसी ने चलाई सीधा इसी के सामने ना। बेटा आगे से दे यार, प्लीज एक एक आगे से पकड़ाए, आईडी सबके पास पहुंच जाएगा। इधर दे, सबको दे, थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते रहो। चलिए क्वेश्चन के 30 मिनट्स आपके पास हैं। एक्स्ट्रा पेजेस पहले पीछे देते रहिएगा एक एक लेते। ये वाला सिर्फ देते। ये सॉल्व करना शुरू करें, आपके पास 10:05 तक का टाइम। और ऑनलाइन स्टूडेंट से कर आपके सामने क्वेश्चन आ गया, अपने पास फिलहाल रजिस्टर में चाहे सॉल्व करना, बात फिर इसको सोल्यूशन का व्हाट्सएप भी करना, मैं आपको नंबर बताता हूँ। कहीं एक्स्ट्रा आंसर शीट्स है ये पीछे देता हूँ। तो उसी कॉपी करते हैं। आई स्टडी मतलब ओके इधर इधर नजर आ रहा है। एक मिनट देता हूँ, एक सेकंड।
सर है इतनी कॉपी इतनी जरा देख लो बस ठीक। इस बार भी याद करो पढ़ पाए याद करो। तो पिछला पेपर की जगह नहीं होगा तो पिछला पेपर करें आगे चलिए।
तभी डैश लगा दीजिए, अगर कुछ नहीं है तो जीरो लिखिए, होगा तो लिखेंगे ना, कि नहीं होगा ना।
कौन सा आप फोन करना चाहें?
बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहीं क्लास लेते हुए अपने बाकी सॉफ्टवेयर ऑफ रखा करें। अब्दुल समद साहब, अली हमजा, हमजा निसार, मुदस्सिर हुसैन, प्लीज क्लास लेते हुए फोकस रखा करें क्लास पे। इमरान कामरान, वकास अहमद, जीशान, प्लीज है क्वेश्चन सॉल्व करें। वकास शौकत साहब, वकास अहमद, ये पेजाब लेने के मैंने कर लिया, ये मैं कर लिया। Kalau tadi lokasi dari komputer kan, lokasi dalam
ये बेटा ऑनलाइन सोर्स ने करके ना इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 03 इसका नंबर ऑनलाइन स्टूडेंट से काइंडली अपना टेस्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें प्लीज। जी सर, बस वाइंड अप से देना शुरू करें। अभी बस लॉक हो गया साइज से पढ़ना ले ले दो ले ले सब वापस कर दे सर। जी सर, क्वेश्चन नंबर 5 में होमवर्क दिया था उसका आ जाएगा तो छोड़ दें तो करें करें प्लीज रिटर्न।
ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 5 में होमवर्क दिया था यार। इसकी फिगर जरा सामने बताएं, किस किस फिगर में इशू है। बस आवाज़ें खत्म क्या करना। बेटा मैंने नंबर आपको कहा था उसी पे कर दीजिएगा। जी सर, क्वेश्चन नंबर 5 वाइंड अप हो गया सर जी, कंप्लीट कर लिया सर। एक क्वार्टरली वाली समझ आएगी सर बात। इसका एक डिस्क्लोजर बनाना था नोट, इसमें समझ आ गया था कौन कौन से पीरियड के लेने थे। चले फिर आगे चले, फिर कंफ्यूजन नहीं इसमें। चले क्वेश्चन नंबर 7 एक रहता है, मैं उसको तो पढ़ना सॉरी 6 है। अभी इनिशियली बस हमने जो ली स्टार्ट की, इसमें हम सिर्फ लेसिक एंगल से भी काउंटिंग पढ़ेंगे। फिर लेसर का भी ट्रीटमेंट है और भी चीजें हैं। तो इसको यहाँ तक पढ़ने का बस मकसद हमारा ये था कि कुछ अगले टॉपिक्स में लीज मिक्स होती है डिफरेंट टॉपिक्स में। तो इंशाल्लाह फिर जैसे जैसे आगे चलेंगे तो लेसर का काउंटिंग ट्रीटमेंट बाद में देखेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपके पास है पेज नंबर 5 पे, 6A। मिल गया? पढ़े जरा, इसमें क्या करना है। फेयर वैल्यू है, एनुअल रेंटल्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, इंटरेस्ट रेट है, इकोनॉमिक लाइफ के साथ ब्रैकेट में लिखे हो। इसमें डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इकोनॉमिक लाइफ मींस यूजफुल लाइफ। इंशाल्लाह आगे जाके ऐसे से बातें खोलेंगे। For the time being, economic life means useful life. परचेज ऑप्शन है 20,000। इस तरह की जगह जो टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था, अपने नोट्स के तरह एंड में लास्ट पेज, नोट्स का लास्ट पेज, इसको जरा फाइनल कर लीजिएगा। इसका आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल है इस नोट्स के लास्ट पेज में। ठीक है, तो उसको आप छोड़ दें, ये घर जाके देखिएगा, तो फिर इसकी डिस्कशन कल रखेंगे। समझ आ गई मेरी बात? तो मीन वाइल का क्वेश्चन नंबर 6 पर है। तो परचेज ऑप्शन भी है, रिक्वायरमेंट पढ़े, मेच्योरिटी एनालिसिस ऑफ फ्यूचर, कॉन्ट्रेक्चुअल लीज पेमेंट्स। अब इसका तो पता चल गया होगा कैसे बनाना। इस साल के एंड पे खड़े होना, 31 दिसंबर 11 ऑनवर्ड्स फिर बने हुए, और कैलकुलेट द करंट एंड नॉन करंट पोर्शन ऑफ द लीज। तो बताएंगे क्या बस वर्किंग करनी है। नहीं, फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल की जरूरत मेरा ख्याल नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस की, फर्स्ट सेंटेंस जरा पढ़ा, maturity analysis of future contractual lease payments as on 31st December 11। मेरा नहीं ख्याल कि इस रिक्वायरमेंट तक, यहाँ तक फुल स्टॉप सर जी, यहाँ तक। और अगर आगे जाए हम, तो आगे जाके भी पूरा टेबल की जरूरत नहीं है। जरा सोच के बताएं, डाटा देखें, डेट्स देखें, बताएं बस करंट और नॉन करंट में भी कहाँ तक की वर्किंग जरूरी होगी, सोचने के। 11 कैड पे वर्किंग करनी है, हमें करंट पोर्शन चाहिए होगा। तो जरा देखें एनुअल रेंटल्स, तो शायद हमें 31 दिसंबर अगर 12 तक की फिगर्स मिल जाए, तो 12 हमारे लिए, 12 में जो पेमेंट होनी वो करंट एबिलिटी हो जाएगी, और 12 के एंड में जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा 12 के एंड पे, वो हमारे लिए नॉन करंट हो जाएगा। तो बनवाए, तक स्टार्ट करें जल्दी से। मैच्योरिटी एनालिसिस हेडिंग लिखो, तो कौन सा रहा वंस अगेन डॉक्टर, दैनिक एंड भी काफी होगा, बना लेते हैं।
मैच्योरिटी एनालिसिस की हेडिंग्स बेटा क्या है? पूरे बिट्स के कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2011। अब इसको बनवाने का मकसद इस वक्त अगर आप देखें कॉस्ट डाटा ईयर ज्यादा है, तो शायद मैं एक वर्ड यूज कर रहा था लेटर देन 5 ईयर या मोर देन 5 इयर्स, उसकी भी बहस आनी बीच में। स्टार्ट में बताएं पहले वर्ड्स क्या आते हैं इसमें, साल कौन सा आएगा? लेस देन 1 ईयर। किस साल वाली अमाउंट यहाँ लिखना है? रेंटल एनुअली है, अगर क्वार्टरली होता तो इंटू 4, मंथली हो तो इंटू 12, सेमी एनुअल हो तो इंटू 2, एनुअल है तो एक ही है। अब ये गिनते रहेगा और सही बताएगा फाइनल पीरियड में आगे। ये 12 वाली अमाउंट आ गई। ओके ओके सर, 1 to 2 years। टू to 3 years। जी सर, यहाँ तक देख लें 4 to 5 years के बाद भी अगर लीज एग्रीमेंट हो तो आपने बस मोर देन 5 years वर्ड लगाना, और फिर उस मोर देन 5 years में जितनी उन सब ईयर्स की अमाउंट इकट्ठी हो जानी है। तो कंसंट्रेशन से देखें, सारा डाटा पढ़ लें और फाइनली सही बताइएगा। तो जल्दी नहीं है, 1-2 मिनट लगा लें। जा रहे हैं साथ साथ, वही मिस्टेक करें जो नहीं होनी चाहिए। 11 से ऑनवर्ड्स एक इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी हो चुकी होगी 31 दिसंबर 11, ऑनवर्ड्स 11 है, ऑनवर्ड्स 11 थी टोटल। तो कितने रेंटल्स हमने लिखने हुए? 5 तो ये हो गए, तो टोटल 11 थे, टोटल तो 12 थे यार। ऑनवर्ड्स मींस एक रेंटल पे हो चुका है, ऑनवर्ड्स 11 रह गए थे 12 में से, उनमें से 5 काउंट हो गए। ठीक है, अब ईयर्स देखना चाहे तो वो भी ठीक है, लेकिन रिमेनिंग 6 रेंटल्स रखते हैं, मिल लेंगे 6। और एक परचेज ऑप्शन भी है, इस परचेज ऑप्शन को भी जरा फाइनल करें। आपने अभी क्वेश्चन किया है, उसमें लिखा हुआ था परचेज ऑप्शन नॉट सर्टन, तो ले लिया है ना उससे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पिछले पेज पे जाए, परचेज ऑप्शन सर्टन बताया हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, उसमें भी सर्टेनिटी का कोई वर्ड था, तो आप कंसिडर करेंगे। अगर कहा हुआ नॉट सर्टन तो होपफुली आपने कंसिडर नहीं किया होगा। अब यहाँ डेटा में कुछ नहीं लिखा हुआ, नहीं मतलब यहाँ डाटा में परचेज ऑप्शन तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या नहीं लिखा हुआ, ये सर्टेन है ही नहीं है। तो इसके साथ जरा ब्रैकेट में फिर लिख लें कि क्या करना होता है। अगर तो क्वेश्चन में बताया हुआ सर्टेन है नहीं है, फिर तो अकॉर्डिंगली कर रहे हैं ना, है तो ले रहे हैं, नहीं है तो नहीं लेंगे।
और अगर नहीं बता रहा फिर क्या करना है, थोड़ा सेंटेंस लिखो। अगर इंफॉर्मेशन, इफ नो इंफॉर्मेशन देन अज्यूम। मतलब परचेज ऑप्शन है, सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी मतलब इसने एक्सरसाइज होना या नहीं होना, इसका अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, इफ नो इंफॉर्मेशन अज्यूम। assume तो बाई डिफॉल्ट क्या assume करें, सर्टेन लिखा और तब भी, और अगर लेकिन लिखा हुआ कि नॉट सर्टेन तो फिर डेफिनेटली हम अपनी इस पेमेंट्स में कंसिडर नहीं करेंगे। ओके ओके सर, इफ नो इंफॉर्मेशन ये लिख लीजिएगा काइंडली प्लीज अपने पास। देन सर जी फाइनल कर दे जरा, मोर देन 5 इयर्स में सबके 6 रेंटल, ठीक है। तो 10791 into 6, लेकिन फिर प्लस 20,000 at the end of the lease term, परचेज ऑप्शंस कोई भी हो at the end of the lease term ही is equal to, कोई कंफ्यूजन ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। टोटल करने से पहले इसका टोटल का नाम बताएं क्या, इन छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज आप सही याद रखें। टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स, टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स 138,701। चलिए टेबल बनाइए उतना जितना जरूरी है ताकि करंट नॉन करंट पोर्शन का पता चल जाए। नहीं जाने दे गुस्सा सर, तो इसलिए नहीं आया क्योंकि स्केड्यूल ऑनवर्ड बनता है, ऑनवर्ड के बाद 12 से बनता है, तो 11 गुजर गया सर, चाहे शुरू में होता चाहे ना। ये टेबल स्टार्ट करवाइए, किस अमाउंट से स्टार्ट करें। अब प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स की वर्किंग करनी पड़ेगी, स्पीड अप हो यार प्लीज, सुस्त है सारा। प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स की वर्किंग करनी पड़ेगी सर, करें सॉल्व। फर्स्ट रेंटल एडवांस में होने की वजह से ज्यादा हो गया, ये वाली चीजें तो फाइनल है कम से कम। बाकी फिर 11 रेंटल्स रह गए, -11 प्लस 20,000 at the end of the lease term, 1 plus 0.12 एनुअल रेंटल है, इसलिए रेट भी एनुअल माइनस फाइनली बता दें, फाइनल करें स्टार्ट चीजें। तो रेंटल 11 क्यों लिए, पहला एडवांस में है तो रिमेनिंग 11 रेंटल रह गए जिनमें इंटरेस्ट है, और -12 यहाँ लेने का मतलब 12 साल बाद परचेज ऑप्शंस कोई भी हो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म होती है। सॉल्व करें सर, 7 98 देख लो ठीक है जो आ रहा है, approximately 79,998।
करें वाइंड अप करें टेबल पर जितना रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। रेंटल एडवांस में ही है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये प्रकाश का 31 दिसंबर 2011 हमारा ईयर एंड है, तो 11 का क्लोजिंग बैलेंस फिर ब्रेक होना करंट नॉन करंट में। तो 12 में जो पैसे देंगे वो करंट है, और जब फिर 12 के एंड में रह जाएंगे वो नॉन करंट है हमारे लिए 11 के एंड में। और ये आपने यही कहा होगा, मानना चाहता हूँ, आपसे पूछ के सुन के ही मैंने ये कहा। जी है जी, प्लीज काइंडली सॉल्व कर दो। 69 ये सबको तो प्लीज क्लियर, एक वर्किंग एक्स्ट्रा क्यों करा? तो आंसर बता दो। 69207 into 12%, 8305 2486 6672 1। ये इससे आगे जाने की क्या जरूरत क्यों नहीं है? यहाँ से क्या कम मिल जाएगा? हमारे लिए इकट्ठे हो रही है। फाइनली मेरे से दोबारा वर्ड सुन लें कि हाउ टू थिंक अबाउट दिस करंट एंड नॉन करंट। हो गया यहाँ पर 31 दिसंबर 11 पे आप खड़े हैं। 31 दिसंबर 11 क्लोजिंग बैलेंस बताएं, क्लोजिंग बैलेंस फाइनल बताएं 31 दिसंबर 11। 6 या 69? असल में ये जो 66 लिखा हुआ है 1 जनवरी 12 पे, ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग डेट पे होगा, और ये 1 जनवरी 2011 पे 69207 हो गया था, लेकिन फिर ड्यूरिंग द ईयर फर्दर पेमेंट भी ना होने की वजह से 31 दिसंबर 11 तक यही रहा होगा 69207। ठीक है सबको क्लियर? तो इसमें से फिर अगर आप सोचें तो दिस इज करंट लायबिलिटी और रिमेनिंग प्रिंसिपल बैलेंसेस नॉन करंट लायबिलिटी। करने स्पेसिफाई करना। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? वही मिस्टेक है बेटा, 66223721 नहीं है प्लीज, अब बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं। ठीक है जी, प्लीज फाइनली क्लियर है। क्लोजिंग बैलेंस पहले डिटरमिन करें, ईयर एंड पे खड़े होकर एडवांस में रेंटल्स है, देयरफॉर इस टेबल में ईयर एंड की डेट्स नहीं नजर आ रही, इसमें रेंटल की डेट्स नजर आ रही। जी सर, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ तक ठीक है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि जवाब बनता है या नहीं। डिसीजन ठीक है वैसे आपका, जवाब बनता नहीं मेरी इस बात का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बड़ा करंट और नॉन करंट लायबिलिटी उसने मांगा था, लेकिन बात खत्म कर ले सही तरह से। इस 8305 को भी सर्कल लगाया, ठीक है? क्या ये इंटरेस्ट भी हमारी करंट लायबिलिटीज में होगा? जरा सोचे एक मिनट। ये कब से कब तक का इंटरेस्ट है, डेट बोले? 1 जनवरी 11, 1 जनवरी 11 टू 31 दिसंबर 11। पेमेंट इसकी होनी है 1 जनवरी 12। तो सारा क्या हमारे अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है। तो ये भी अक्रूवल बेसिस पे उसने मांगा नहीं वैसे, लेकिन अक्रूवल बेसिस पे ये इंटरेस्ट भी हमारी एक्सपेंस डेबिट होकर करंट लायबिलिटीज में अपीयर होना चाहिए। तो ये भी अब लिखें, इसी डेट्स पे लिखें, should also be in current liability as investment expense debit payable credit। तो एक्सपेंस अगर हमारे पीरियड से रिलेटेड है लेकिन पे नहीं हुआ तो फिर उसकी अक्रूवल भी हमारे ईयर एंड में हो। बहरहाल कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
तो घर के लिए प्लीज काइंडली वो जो टेस्ट का मैंने बताया पेज के चैप्टर के एंड में, इसी चैप्टर के एंड में जो भी टेस्ट हो रहा था उसको काइंडली फाइनल कर लीजिएगा, ठीक है। कोई इसमें कंफ्यूजन रह जाए तो फिर तो काइंडली जरूर बताइएगा, साथ साथ वर्किंग करते रहें, ठीक है जी। प्लीज एक नया पेज निकालें फिलहाल। तो लीज वर्ड भी हमने सिर्फ लेस ही थोड़ा सा पढ़ा, इसमें लेसर भी है और बड़ी डिटेल्स है, तो वो इंशाल्लाह फिर कुछ अर्से बाद दोबारा लीज पे वापस आएंगे। यहाँ तक जो मैंने लीज पढ़ाई है आपको, ये अगले टॉपिक्स में साथ साथ आनी है, इसलिए फिर इसे आपने मेरे साथ साथ अब रिवाइज रखना आगे। मेन वाइल हम एक नई बहस शुरू करते हैं। एक नया पेज निकालना, ये बुक शायद 2-3 दिन लग जाए अभी आपको मिलते मिलते, तो अगर ये नोट्स वगैरह आपके साथ शेयर हो तो इनको जरा संभाल लेना कुछ नहीं। ये हेडिंग है सर, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। स्टैंडर्ड का रेफरेंस लिखें IAS 21। तो फॉरेन करेंसीज के नाम सुने इसमें कभी? डॉलर, पाउंड्स, यूरोस, रियाल्स, हाँ जी। कौन सी करेंसी, कौन सी करेंसी के नाम सुन लिए सर? पाकिस्तानी करेंसी कौन सी सर? रुपीज। एक डाटा देखे बोर्ड पर, किन मुल्कों की करेंसी स्ट्रॉन्ग है? बोर्ड पे देखे। देखिए सर, इंपोर्ट्स भी हो सकती हैं पाकिस्तान में, इसका क्या मतलब होता है इंपोर्ट? पाकिस्तान से बाहर से चीजें मंगवाना, रॉ मटेरियल भी मंगवाया जा सकता है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिनिश गुड्स भी मंगवा के बेची जा सकती है। इस तरह एक एक्सपोर्ट वर्ड होता है, पाकिस्तान से बाहर बेचना। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, अमेरिका में आप चीजें बेच रहे हैं, तो दिस इज एक्सपोर्ट्स। तो फिर समटाइम्स ये पाकिस्तान से बाहर चीजें अगर बेच रहे हैं तो आपका कस्टमर अगर अमेरिका में है तो हो सकता है आप डॉलर्स करेंसी में ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपने जापान से कोई चीज मंगवाई है पाकिस्तान में तो ये इंपोर्ट है, फिर वो जापानीज येन हो सकता है इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो अब अगर हम पाकिस्तान में काउंटिंग कर रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रुपीस में बनेंगे, डबल एंट्री स्टाइल जर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। लेकिन अगर हमारी कोई ट्रांजेक्शन जो है वो फॉरेन करेंसी में, तो फिर हमें अपनी इस फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को पाकिस्तान रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस कन्वर्जन के लिए फिर एक्सचेंज रेट्स होते हैं। आजकल डॉलर अप्रोक्सीमेटली कितने का है? ये डॉलर का रेट डिफरेंट है, पाकिस्तान रुपीस डिफरेंट है, तो हमें डॉलर्स को पाकिस्तान करेंसी में, जापानीज येन को, रियाल्स को, यूरोस को, पाउंड्स को, जो भी फॉरेन करेंसी है उसे पाकिस्तान के रुपीस में कन्वर्ट करके काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। तो आपके सामने कुछ परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन आती है। अभी मैं जानबूझ के नोट्स नहीं दे रहा, मैं जरा रजिस्टर खोलना, जितना जितना मैं आपको दिखाऊंगा बस उतना उतना पड़ा। लेट्स सी फर्स्ट ट्रांजेक्शन, पाकिस्तानी कंपनी बॉट गुड्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन सप्लायर। हमने चीजें खरीदी हैं, बेची हैं, खरीदी, bought goods from Australian supplier on 1st December 2016 for Australian dollars, AU dollars, Australian dollars 10,000, paying by check on the same date। हमारी परचेज है 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की। डॉलर्स कहां से कहां जाने हैं? हमने पेमेंट करनी है, ठीक है। तो एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन की है उस दिन सपोज 75 रुपीज का हो, इसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। 1 रुपीज इक्वल टू, कैलकुलेटर उठाए रखना, $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। तो 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, हर डॉलर
अगर 75 रुपीज का है तो पाकिस्तान की करेंसी में ये डॉलर्स कितने रुपए के हो जाएंगे? तो इट मींस अगर हम विजुलाइज करने की हम पाकिस्तानी करेंसी 7.5 लाख रुपया उठा के अगर किसी मनी एक्सचेंज के पास जाएंगे तो उसके 7.5 लाख रुपए उसको पकड़ा के हमें क्या मिलेगा? 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो सॉर्ट ऑफ इस तरह से है। तो 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितने पाकिस्तान रुपीस के इक्वलेंट है इस केस में? और डेफिनेटली रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं, इतना तो आइडिया होगा होपफुली। अब हमने जब अकाउंटिंग करनी पाकिस्तान में तो परचेज की डबल एंट्री बोलो, परचेजेस डेबिट है, कैश ट्रांजैक्शन है, लेकिन नॉर्मली ये पेमेंट्स अब कैश की बजाय बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होती हैं। तो परचेजेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, लेकिन नॉट एट 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। पाकिस्तान में हम इन 10,000 डॉलर्स को 75 से मल्टीप्लाई करके रुपीस में कन्वर्ट करेंगे और फिर डबल एंट्री करेंगे, परचेजेस डेबिट बैंक क्रेडिट बाय रुपीस 7,50,000। तो डॉलर्स या फॉरेन करेंसी में अगर कोई ट्रांजेक्शन है उसे पाकिस्तान के रुपीस में कन्वर्ट करेंगे ऑन द डेट, जिस डेट पे हम ट्रांजेक्शन करें उस डेट का एक्सचेंज रेट होना चाहिए होगा। ठीक है, वो लिखना शुरू करें, मतलब एंट्री लिखें, आसान आसान सी एक बात है। परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, आई एम अज्यूमिंग the payment is made on the same date. So 10,000 multiplied by 75 is equal to 7,50,000। बस करें सर, बस करें सर, बड़ी बेहतरीन बात हो रही है, लेकिन इधर भी सुनकर देखो। ये इधर आके नोट्स डिस्ट्रीब्यूट ही करते हैं, शायद उसी पे लिखना पड़ता है। मान लीजिए मेरी इनिशियल डिस्कशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए एक पेज आपके सामने आ रहा है, अगर सेट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हो गया यार अब्दुल, प्लीज होता है बिस्मिल्लाह पढ़ो। फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स वगैरह शेयर करना। सर जी पीछे दे दें सर, प्लीज और पीछे दे दें सर, इनके पास और पीछे फोन है सर, प्लीज ये एक लेके पीछे दे। कहीं अगर एक्स्ट्रा है तो प्लीज पीछे दे दीजिएगा। जी सर, फर्स्ट पेज पढ़ना शुरू करें सर, सपोर्ट गिनना थोड़ा सा। जी सर, ये ओके प्लीज पढ़ना, सबके पास आगे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अज्यूम कि जिस दिन, कंसंट्रेट प्लीज, जिस दिन चीजें खरीदी जा रही हैं उसी दिन उनकी पेमेंट हो गई। लेकिन क्या ये हो सकता है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो रही है? हाँ, सेकंड सिनेरियो, सपोज गुड्स वर परचेज्ड ऑन, अब ये लिंक सिनेरियो प्लीज साथ साथ देखना। सपोज गुड्स वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अब आप जो भी लिखेंगे इसी पेज पे लिखते रहिएगा, जरा साथ मेरे मिल जाएगा। अभी रजिस्टर में चाहे ना लिखिएगा, लेकिन प्लीज जो डबल एंट्रीज मैं जिस तरीके से बताऊंगा अपने अपने हाथ से लिखनी जरूर है, चाहे नीचे लिखेंगे। सपोज परचेज वाज ऑन
मतलब उसी ट्रांजैक्शन को क्या ज्यूम कर रहा हूँ, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, चीजें पहले खरीदी जाती हैं और पैसे, लेट्स अज्यूम बेटा परचेज डेट तो वही है, तो फर्स्ट लाइन में थी 1 दिसंबर, लेकिन पेमेंट हुई है 15 दिसंबर, कितने दिन बाद, और सर जी कितने दिन बाद यार, और एक्सचेंज रेट परचेज डेट पे क्या था, 75 था, लेकिन पेमेंट डेट पे वो क्या हो गया 78। रेट्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बोर्ड पे देखें करंटली। परचेज बताएं आप किस दिन रिकॉर्ड करेंगे, 1 दिसंबर 16, 1 दिसंबर 16 पे आपने कितने डॉलर्स की गुड्स खरीदी, और सर जी कितने की खरीदी सर, उस वक्त $1 ऑस्ट्रेलियन कितने का था, अगर आप उसी दिन पेमेंट कर देते तो आपको कितने पाक रुपीस पे करने पड़ते, तो क्या उस दिन इतने ही पैसे देने पड़ने थे, लेकिन आपने नहीं दिए, लेकिन इनिशियली लायबिलिटी कितने से रिकॉर्ड होगी, पेबल कह रहे हैं, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड साथ लगा रहे हैं जहाँ पेबल आपको नजर आ रहा है, फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स, पेबल इन फॉरेन करेंसी, लेकिन सिंपली पेबल, किसको पेबल, ऑस्ट्रेलियन सप्लायर को पेबल। तो इनिशियली हमारी लायबिलिटी कितने पे रिकॉर्ड हुई, अब देखिए ये एक सिनेरियो आपके सामने बना हुआ है, तो थोड़ा सा विजुलाइज करें, सिनेरियो से है 1 दिसंबर एक डेट होगी, क्या उस दिन आपको पता होगा कि अगर 15 दिसंबर को मैंने पैसे देने हैं तो उस दिन फिर $1 कितने का मिलेगा, पता होगा सर, फ्लक्चुएशन हो सकती है, तो इनिशियली आप एंट्री के स्टेट पे करेंगे, इस रेट पे सॉरी करेंगे जिस डेट पे आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ओके भैया, तो कौन सा रेट यूज किया मैंने, जो ट्रांजैक्शन डेट पे था, इस तरह के मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, इनको जरा ऐसा हजम करना, ट्रांजैक्शन डेट मींस परचेज डेट, परचेज डेट का मैंने डेट ले लिया, मैं वो रेट क्यों नहीं ले रहा जो 15 दिसंबर वाले दिन है, हमें नहीं पता हो, लेकिन अब आ रहे पेमेंट डेट पे, पेमेंट डेट इन दिस डिस्कशन इज 15 दिसंबर। अब जरा डाटा ढूंढना था, आपके पैसे जा कितने रहे होंगे, नहीं सर आपने कितने डॉलर देने, 10,000, अब $1 हो कितने का गया, तो क्या पाकिस्तानी रुपयों में अब हमें 7,50,000 देने पड़ेंगे, क्या पाकिस्तानी रुपयों में अब हमें 7,80,000 रुपीज देने पड़ेंगे, कितने रुपए की लाइबिलिटी अब कितने रुपयों में सेटल हो रही है, 7,50,000 रुपीज वाली लाइबिलिटी अब 7,80,000 रुपीज पे सेटल करनी पड़ रही है, बिजनेस आपने हमेशा अपने ही समझना, बताएं आपको कैसा लग रहा है, आपको कितने रुपए बुरे लगना शुरू हो गए, इसकी वजह क्या है, आपको क्यों बुरा लग रहा है, क्या फॉरेन करेंसी की फ्लक्चुएशन की वजह से आपको कुछ लॉस हो रहा है, तो इसको बेटा कहते हैं फॉरेक्स लॉस, फॉरेन एक्सचेंज लॉस। हाउ टू प्रिपेयर द डबल एंट्री, गौर से देखना आपने मेरी तरफ, सबसे पहले मैंने क्या डिसाइड किया आपके सामने कि $10,000 है और अब एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस वक्त 78 रुपीज का होगा, तो हमारा बैंक क्रेडिट होगा बाय रुपीज 780,000। देन आपने ढूंढना ये है कि हमने अपनी लाइबिलिटी बनाई कितने से थी, हमारी लाइबिलिटी बनी कितने से थी इनिशियली, तो 7,50,000 वाली लाइबिलिटी 7,80,000 में सेटल हो रही है। अगर आप इस तरीके से डबल एंट्री बनाया करेंगे जिसमें मैंने भी बनाया है, तो ऑटोमेटिकली आपका अगर कोई बैलेंसिंग फिगर का आंसर होगा या वो डेबिट साइड पे आया करेगा या क्रेडिट साइड पे आएगा, रट्टा भी लगाने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली अगर डेबिट साइड पे आएगा तो लॉस ही होना चाहिए और अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आएगा तो गेन ही होना चाहिए। लॉजिकली सोचें क्या गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, डेबिट साइड में तो आ ही रहा, डेबिट साइड में आ रहा, हमें $1 के अगेंस्ट 75 रुपीज पे करने थे ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, लेकिन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन
फॉरेन करेंसी रेट्स के चेंज होने से सोच के तरह बताइएगा। डाटा देखो ऊपर वाली दोनों लाइनें, ऊपर वाली 0.1 और 2, क्या ऑस्ट्रेलियन डॉलर महंगा हो गया? अच्छा भला एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर 75 रुपीज में मिल रहा था, क्या अब वो कॉस्टली हो गया? अब वो 78 रुपए का मिलना शुरू हो गया। तो हर डॉलर के अगेंस्ट आपको 3 रुपए का लॉस हो रहा है, और 10,000 डॉलर्स के अगेंस्ट आपको 30,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। प्लीज सबको क्लियर है सर? और ये जो फॉरेन बैलेंसिंग फिगर अब आ रही है, इसके साथ मेरे क्या वर्ड्स आ गए? इसे फॉरेन फॉरेक्स लिखा है मैंने, फॉरेन एक्सचेंज लॉस पूरे वर्ड्स हैं, लेकिन शॉर्ट वर्ड्स चलेंगे। अपने हाथ से डबल एंट्री लिखें, और ये फिर अमाउंट कहाँ जानी चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस में। फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन से अगर गेन लॉस हो तो फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो। तो प्लीज मैंने जिस तरतीब से डबल एंट्री लिखी है, आपसे भी रिक्वेस्ट है उसी तरतीब से अपने हाथ से जरूर लिखें। पहले क्या डिसीजन लें? पैसे अब जा कितने रहे हैं? फिर क्या डिसीजन लें? पैसे देने वाले रिकॉर्ड कितने पे किए थे, और देन एंट्री बैलेंस करें। तो इंशाल्लाह आपकी बैलेंसिंग फिगर आपको बता रही होगी कि हमें कोई फॉरेन करेंसी में गेन हो गया या लॉस हो गया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सर इस यहाँ तक? ये नोटेड है प्लीज? सर थर्ड सिनेरियो अब जो बना हुआ है यहाँ, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बना हुआ है वो जरा मेरे से पहले अंडरस्टैंड कीजिएगा। थर्ड पॉइंट ये हमारा सपोज मेरा परचेज डेट वही है, जो कॉमन डेटा वो करनी जरा एक मिनट। परचेज डेट 1 दिसंबर 16 ही है, 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही है, और उस वक्त रेट 75 ही है। तो ये कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? 3 चीजें बोलिए, जल्द से बोलो। परचेज डेट, परचेज रुपीज, एंड एक्सचेंज रेट 75। अब आए नंबर 3 के नीचे। सपोज परचेज क्रेडिट पे, लेकिन अमाउंट पे हुई है 15 जनवरी पे। ये आप भी जरा मेन चीजें अपने पास अंडरलाइन कर रहे हैं। 15 जनवरी पे परचेज डेट क्या? परचेज डेट। सेटलमेंट डेट क्या है? सेटलमेंट का मीनिंग पता? सेटलमेंट पेमेंट डेट है 15 जनवरी, 45 डेज अप्रोक्सीमेटली बनता है। उस दिन रेट था 77 पर 1 यूएस डॉलर, और ये रेंड सपोज आपका है 31 दिसंबर 16। तो फॉलो करें बात? परचेज डेट सही बोले प्लीज। 1 दिसंबर सपोज 16। पेमेंट डेट हो रही है, पेमेंट भी है 15 जनवरी पे, अकाउंटिंग ईयर के बाद। दरमियान में ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट। ट्रांजैक्शन डेट कौन सी है? 1 जनवरी या 1 दिसंबर? 1 दिसंबर। सेटलमेंट डेट 15 जनवरी। तो ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के दरमियान बैलेंस शीट डेट आ गई। दरमियान डजंट मीन एग्जैक्टली दरमियान, मतलब इन दो डेट्स के बिटवीन। इन दो डेट्स के वर्ड्स बोले तो मैंने क्या बोला? नहीं सर, ट्रांजैक्शन डेट 1 दिसंबर, सेटलमेंट डेट 15 जनवरी नेक्स्ट ईयर के बिटवीन क्या आ गया है? अकाउंटिंग ईयर एंड आ गया। अकाउंटिंग ईयर एंड आ गया। तो अब आपने ये डेटा देख के मुझे 3 एंट्रीज बनवानी है करंटली। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज मेरे साथ साथ रहें। 1 जनवरी, 1 जनवरी या 1 दिसंबर?
16। इस दिन क्या हुआ जरा बोले, मैंने बोले आपके सामने, ट्रांजैक्शन हुई है, परचेज ट्रांजैक्शन हुई है, क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन, डबल एंट्री वर्ड, परचेज डेबिट, पेबल क्रेडिट, फॉरेन करेंसी पेबल क्रेडिट। कैसे? ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट ऑन दैट डे। तरतीब वही है, हम 1 दिसंबर में खड़े होंगे किसी जमाने में, उस दिन हमें नहीं पता होगा फ्यूचर के रेट्स क्या हैं, तो हम उस दिन किस रेट पे वर्किंग कर सकते हैं, जो उस दिन करें। ये फ्लक्चुएशन का कब पता चलेगा? जब रिस्पेक्टिव डेट्स आएंगे। एनी कंफ्यूजन है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट। कोई कंफ्यूजन? अब नेक्स्ट डेट आप सोच के लिखना, मैं एंट्रीज करना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट डेट आप बताएं। अब सेटलमेंट डेट किस दिन है? 15 जनवरी नेक्स्ट काउंटिंग ईयर, तो सेटलमेंट इस करंट काउंटिंग ईयर में नहीं, तो मेरा तो ख्याल है इसी ईयर में कोई और एंट्री नहीं, क्योंकि सेटलमेंट नेक्स्ट ईयर है। ईयर एंड पे क्या करना है? सेटलमेंट तो बैलेंस शीट डेट के बाद है, अब ईयर एंड पे क्या करना है? ये प्रॉब्लम अभी सेकंड सिनेरियो में क्यों नहीं आया? क्योंकि ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के बिटवीन में, दरमियान में ईयर एंड नहीं आ रहा। एक ही अकाउंटिंग ईयर में ट्रांजैक्शन भी हो रही थी और उसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर सेटलमेंट भी हो रही, ट्रांजैक्शन परचेज की और सेटलमेंट पेमेंट की विद इन सेम अकाउंटिंग पीरियड हो रही। लेकिन अगर डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में हो तो देन व्हाट इज द इशू? व्हाट इज द इशू? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस है मिलाएं 31 दिसंबर, बैलेंस शीट सभी, बैलेंस शीट 31 दिसंबर 16। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन होती है, एज ऑन होती है। क्या उस बैलेंस शीट में हमारी ये पेबल वाली लाइबिलिटी अपीयर हो रही होगी? बल्कि कहना चाहिए शायद होनी, अपीयर होनी चाहिए। क्या बैलेंस शीट डेट पे ये अमाउंट पेबल है? लेकिन ये बेटा अमाउंट एज ऑन वाली नहीं है, ये एक महीने पहले की लाइबिलिटी, एक महीने के पहले रेट की बेस पे लाइबिलिटी। ये एज ऑन से मुराद क्या होती है? एज ऑन मींस ये आखिरी दिन एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ ना करें और उस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इस पेबल को एज इट इज 7,50,000 लिख लें, तो ये एक महीना पुराना पेबल का बैलेंस है, और हो सकता है फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से अब हमारी लाइबिलिटी में चेंज आ गया। तो बैलेंस शीट क्योंकि एज ऑन होती है, इसलिए अगर आपकी कोई फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी है या रिसीवेबल है, उसकी बात मैं बाद में करता हूँ, तो इनको फिर आपने रीमेजर करना होता है ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो सेंस समझ आती है? मसला जरा डाटा देखें। 31 दिसंबर पे एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितने रुपए का हो गया? सही ढूंढिएगा प्लीज। 79 है। 77 कब है? वो बाद में सेटलमेंट डेट पे। तो बैलेंस शीट डेट पे आके 31 दिसंबर पे एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर 79 होने से क्या हमारी लाइबिलिटी में कुछ चेंज आना चाहिए? कैलकुलेटर एक मिनट उठा लिया करें, चाहे आसान वर्किंग करते नहीं, आसान करते नहीं, मुश्किल होती नहीं। ये हो जाएगी, वो हो नहीं रही, नेट इफेक्ट 0। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के बिटवीन में बैलेंस शीट डेट आ जाए, तो उस बैलेंस शीट डेट पे फिर फॉरेन करेंसी पेबल्स और रिसीवेबल्स जब आएंगे, इन्हें रीमेजर किया जाता है बेस्ड ऑन द रेट एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। ये बात ठीक है मेरे? तो अब अगर फॉरेन करेंसी में हमारी लाइबिलिटी कितनी है तो उससे सोचा जाए तो वो तो 10,000 ही है। फॉरेन करेंसी में लाइबिलिटी $10,000 ही है। क्या इन डॉलर्स में भी चेंज आ रहा है? फॉरेन करेंसी में ही नहीं चेंज आ रहा, फॉरेन करेंसी को जब रेट से अप्लाई करेंगे तो रुपीस में चेंज आ रहा। तो मल्टीप्लाइड बाय, तरीका क्या है? मल्टीप्लाइड बाय रेट एज ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट। तो इट मींस अब हमारी लाइबिलिटी 7,50,000
90,000 रुपीज पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आनी चाहिए। लास्ट स्टेप सुने, ऑलरेडी कितने पे रिकॉर्डेड है? 750,000। कितने से लायबिलिटी बढ़नी है या कम होनी है? बढ़ रही है लायबिलिटी। इंक्रीज इन पेबल 40,000 रुपीज। बिजनेस अपना ही समझना है, अपने लायबिलिटी बढ़ रही है, कैसा लग रहा है? नॉर्मल लोग आप हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है, कैसा लग रहा है? इसकी एंट्री बनाने का तरीका सुना है। अगर लायबिलिटी बेटा बढ़ रही है तो क्या पेबल क्रेडिट ही होना चाहिए? कितने से सर? पेबल क्रेडिट हो गया 40,000। और क्या ये लॉस बन रहा है? सर जी लॉस बन रहा है, तो एंट्री कैसे बैलेंस हो जाएगी? फॉरेक्स लॉस डेबिट, और ये इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 40,000। प्लीज अपने हाथ से जरूर लिखें इसी तरह। ये बेटा लेकिन फॉरेन करेंसी के लिए वर्ड को फेयर वैल्यू की बजाय फिर फॉरेक्स फॉरेन करेंसी रुपीज वर्ड इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू वैसे डेफिनेटली। करंट पीरियड में 31 दिसंबर 2016 वाला जो ईयर एंड है, उस ईयर एंड में फिर ये जो बैलेंसिंग फिगर 40,000 हम लॉस निकाल लिए, ये फिर आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस में आएगी। बाकी इसकी एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन किस जगह आएगी वो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन? तो प्लीज जिस तरीके से मैं आपके साथ डिस्कस करके एंट्री बना रहा हूँ, जिस तरतीब से, ये जरूरी नहीं कि डेबिट पहले लिखें क्रेडिट पहले बाद में लिखें। अगर आप पहले राइट डिसीजन ले लें तो ऑपोजिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर सही आ जाएगी। एनी कंफ्यूजन बात? जी जी। सर नेक्स्ट ईयर में आते, उठते उठते बैठ जाओ, अभी है टाइम। नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट सर एक लाइन लगाए, आप लोग भी लाइन लगाए जहां लिख रहे हैं, एक लाइन लगाए। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के एंगल से एक डबल एंट्री बनवाएं। उतने डेटा ही पढ़ लेते सर। जी सर, ये व्हाट इज द सेटलमेंट डेट नाउ? ये मैं तीन लफ्ज से बोलना शुरू हो गया। नंबर एक ट्रांजैक्शन डेट, नंबर दो सेटलमेंट डेट, और तीसरा मेरे ख्याल आज रहने देता हूँ, बोलना चाह रहा था कल से। सेटलमेंट डेट तो क्लियर है क्या? इस दिन ट्रांजैक्शन की पेमेंट हो। जी सर, पहले जरा वर्किंग की छोटी सी कर लेते हैं। कितने रुपए का हो गया डॉलर? तो 10,000 डॉलर इंटू 77, 7,70,000 एक वर्किंग कर, 7,70,000 रुपीज अब आपके पे होंगे। कितने रुपए वाली लाइबिलिटी अब कितने पाक रुपीज में, पाकिस्तानी रुपीज में सेटल हो रही है? 7,50,000 वाली लाइबिलिटी, वो 7,50,000 वाली यार लाइबिलिटी नहीं मैयर होके 7,90,000 रुपीज पे आ गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि फ्लक्चुएशन ऑफ करेंसी की वजह से 7,90,000 रुपीज वाली लाइबिलिटी 7,70,000 पे सेटल हो रही है? ये एंट्री खुद से बनाने की कोशिश कर रहा, देखें ना कितने इसी सेंटेंस रिपीट करने मैंने बोला, कितने वाली लाइबिलिटी कितने पे बोल के अपने 7,90,000 रुपीज वाली लाइबिलिटी कितने रुपीज पे सेटल हो रही है? 7,70,000। तो बैंक क्रेडिट कितने से? 7,70,000। पेबल डेबिट कितने से? ये सबको 790 का पता सर? 790, 750 की लाइबिलिटी थी, 40 ऐड होके क्रेडिट होके 790 हो गया। तो लाइबिलिटी अब डेबिट होगी 790 से, बैंक क्रेडिट होगा 770 से। बताएं फाइनली इस साल कैसा लगा है? हाँ डेफिनेटली, शायद नेट करके अभी भी बुरा लगा है,
लेकिन वो नेट करके है, दो डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स हैं। फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 40,000 बुरा लग चुका है, वो ईयर गुजर चुका है, तो अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते जाके। तो जिस डेट पे पता चलेगा ये इस साल, उसकी रिकॉर्डिंग, रेलिवेंट रिकॉर्डिंग फिर आप करेंगे। जी सर। बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट 10,000 इंटू 77 मीन 770। डेबिट बता दें क्या होगा, पेबल डेबिट है 790, और बैलेंसिंग फिगर 20,000 is called as forex gain, and that amount of gain will then be recognized in profit and loss of the year ended 31st December 17। ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कर पाएगा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? चलिए बारे इंशाल्लाह मेरे ख्याल कल डिस्कशन दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे। प्लीज वो लीज वाला लास्ट क्वेश्चन फाइंड अप कर दीजिएगा, जो टेस्ट में क्वेश्चन आया था, चीजें साथ साथ फाइंड रखिए। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को यार अब्दुल रहमान चैप्टर जितना है वो व्हाट्सएप कर लास्ट एंट्री बताओ। सभी करेंसी के डिफरेंस ही नहीं है, ₹2 पर डॉलर इंटू 10,000। कुछ और क्या है?